अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट दुनिया ज़हरा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन डेस्क। नाज़रीन, हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं आरजे इमरान साहब। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। अस्सलामुअलैकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के साथ का शुक्र दुनिया। आप सुनाइए, ठीक ठाक है? जी मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप कौन सी कंट्री के बारे में मुझे और मेरे नाज़रीन को बताएंगे? आज जिस कंट्री के बारे में मैं बताऊंगा, जी। बताने से पहले मैं आपको बताऊं, यकीन जानिएगा कि जब उस कंट्री का नाम लूँगा तो आपको भूख लग जाएगी। अच्छा। जी, और लिटरली मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ के खाने बहुत मशहूर हैं। अच्छा। और वहाँ का एक खाना है जो कि हर जगह खाया जाता है, हर घर में खाया जाता है, और घर घर में खाया जाता है, बल्कि घर से ज़्यादा उसको बाहर खाया जाता है। अच्छा जी, मैं ज़्यादा तमीज़ नहीं बांधूंगा, नाजरीन को बताता चलूँ कि हम बात कर रहे हैं इटली के बारे में। जी। इटली से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस खाने के बारे में बात कर रहा हूँ। वो फिर हम आगे, अगर जो नहीं समझ सके तो उनके लिए फिर हम आगे इस बारे में बात करेंगे। इटली के बारे में बताइए। जी, इटली जो है वो एक तवील बहर रोम के साहिल के साथ एक यूरोपीय मुल्क है जिसने मगरबी सकाफत और खानों पर एक ताकतवर असर छोड़ा है। इसका दारुल हुकूमत जो है वो रोम है, और तारीख़ी आर्ट के लिए बड़ा मशहूर है, और कदीम खंडरात का घर है। जी। आपने टीवी में भी देखा होगा, सुना भी होगा कि इटली के जो बड़े मशहूर तारीख़ी जगहें हैं जी। वो बहुत मशहूर हैं, और लोग उसको देखने के लिए दूर दूर से वहाँ पे जाते हैं। अच्छा, इसमें और भी बड़े शहर हैं, लेकिन जैसे अभी मैंने आपको जिक्र किया रोम का, और फ्लोरेंस बहुत अच्छा खूबसूरत शहर है। यहाँ पे आपको तारीख़ी चीज़ें मिलेंगी जी। और बहुत अच्छे शाहकार, जैसे माइकल एंजेलो के बारे में आपने सुना होगा कि डेविड और ब्रंचली के नहरों का शहर है। प्लस मिलान इटली का शहर है जो कि फैशन का शहर कहलाता अच्छा। है। जी, तो ये एक मुख्तसर सा इटली के बारे में जो आपने सवाल किया था। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं इटली की करेंसी क्या है? इटली यूरोपियन कंट्री में आता है। जी। और जैसे कि मैं अपने पहले प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ, जब हमने यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में बात की, जी जी। कि इटली जो है वो उस यूरो उसकी करेंसी है, और यूरो करेंसी ऐसी है जो कि कुछ कई ममालिक में की करेंसी है और सिमिलर है। क्योंकि हो सकता है कि नाज़रीन के जहन में ये आए कि भाई पिछले प्रोग्राम में इन्होंने बताया था, या उससे पिछले प्रोग्राम में इन्होंने बताया था कि भाई इसकी करेंसी यूरो है। तो यूरो जो है वो कई मुल्कों की करेंसी। जी। इमरान साहब, इटली की करेंसी के क्या रेट चल रहे हैं? इटली की करेंसी, यानी आप का सवाल जो मैं समझा हूँ वो ये है कि कन्वर्जन रेट क्या है। जी बिल्कुल। कन्वर्जन रेट की अगर हम बात करते हैं, हमने यूरो की बात की, तो यूरो का जो रेट अभी हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं जी। उस वक्त जो है अराउंड 200 रुपीज़ है। यानी एक यूरो जो है वो 200 रुपीज़ के बराबर है। जी। अब इसके अंदर फ़र्क आ जाता है 200.5 डिपेंड करता है, फ्लक्चुएशन तो यूरो में होती रहती है। अच्छा, तो वहाँ की करेंसी इतनी महंगी है? जी हाँ, करेंसी महंगी एक्चुअली ये देखिएगा कि आप वे ऑफ लिविंग लोगों का क्या है, और वहाँ पे उनके एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, उस हिसाब से जो है वो करेंसी का कन्वर्जन हो। ख़ास तौर से सबसे बड़ी चीज़ कि मईशत, जितनी मईशत अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी करेंसी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। जी जी। तो जी बिल्कुल 200 रुपीज़ का है। तो यहाँ से अगर वहाँ पे आप रह रहे हैं इटली में और पाकिस्तान आते हैं तो कन्वर्ट करते हैं, तो आपको काफ़ी सारा अमाउंट मिलेगा। अच्छा। लेकिन जब पाकिस्तान से आप जा रहे हैं और आप फिर कन्वर्ट करते हैं तो ज़्यादा अमाउंट आपका रुपीज़ में होगा और उधर आपको कम अमाउंट लगेगा। अच्छा। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पे 50 यूरो की बात करती हैं जी, तो वो आपके 10,000 रुपये बने। अच्छा जी, अब 10,000 रुपये या 20,000 रुपये अगर आप करती हैं तो 20,000 के आपके 100 यूरो बनेंगे। अभी डिपेंड करता है वहाँ इटली में कि 100 यूरो में आप क्या क्या परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा इमरान साहब, मुझे बताएं इटली की सरकारी ज़बान क्या है? इटली की ज़बान जो है वो इटालियन लैंग्वेज है, और जिसको हम उर्दू में इतालवी ज़ुबान कहते हैं, इटालियन बोली जाती है। बाकी ये कि इंग्लिश बोली समझी जाती है। इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है,
दुनिया भर में बोली समझी जाती है, तो यहाँ पे जो है वो इटालियन लैंग्वेज है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, बहुत से लोगों ने मुझसे इस प्रोग्राम के बाद सवालात किए, मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि आप जो लैंग्वेजेस का बताते हैं तो कुछ आप ऐसा करें कि थोड़ा बहुत लैंग्वेज के बारे में भी आप बताएं। तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा अपने नाजरीन से कि इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल ये प्लान कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक ऐसा प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे वीनस पे, जिसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में हम बताएंगे बेसिक, ताकि आप जब बाहर जा रहे हैं तो आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये 2 प्रोग्राम्स, जो एक इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन डेस्क और जो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ये दोनों जो हैं आपको बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। इमरान साहब, इटली का दारुल हुकूमत क्या है? जी, इटली का दारुल हुकूमत मशहूर रोम जी। रोमन एम्पायर्स के बारे में आपने कहानियाँ सुनी होंगी, जी। मूवीज़ बनती हैं, कदीम रोमन, तो वो सब यहीं से हैं जी, रोम से। इटली किस चीज़ के लिए मशहूर है? देखिए, आपने फिर वही सवाल कर दिया जो बात मैंने आपके प्रोग्राम जब आपने स्टार्ट किया था, ये कहा था कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा, लेकिन यकीन कीजिए मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं ये बात डिस्क्लोज़ करता हूँ। वैसे तो डिस्क्लोज़ वाली बात ही नहीं रही, अब जब इटली का हमने नाम ले लिया, इटालियन पिज़्ज़ा जो है वो बहुत मशहूर है और पिज़्ज़ा लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी शौक़ से खाती हो। बिल्कुल, मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ। मेरी सेहत का राज यही है, पिज़्ज़ा। पास्ता और पिज़्ज़ा, ये दोनों जो हैं इटली से ही का ही ओरिजिन है और वहाँ से जो है ये निकले हैं, जो कि बहुत जिसकी वजह से इटली जाना पहचाना जाता है। दूसरा, सिर्फ खाना नहीं है, वहाँ का फैशन आपको पता है, इटालियन। बिल्कुल। और फिर उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, इटालियन शूज़ हो गए, दुनिया भर में जो है वो नंबर 1 है और मशहूर हैं। अच्छा। डिज़ाइन, उसके अलावा फिर फिल्म की दुनिया में भी उन लोगों का बड़ा किरदार है, काफ़ी मशहूर है। अदब, डिज़ाइन की जहाँ बात करते हैं तो उसमें ये नहीं कि अभी ज़माना हाल का डिज़ाइन, ज़माने माजी का जो डिज़ाइन था, जो रोमन एम्पायर्स के ज़माने में था, अगर उस वक्त भी आप देखें और अभी जो खंडरात मौजूद हैं तो देख के अकल दंग रह जाती है कि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं होते हुए भी किस तरह से उन्होंने इतनी देवहिकल इमारत बनाई। जी बिल्कुल। इटली बेहतरीन मुल्क क्यों है? जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया, सकाफती दौलत जो है इटली के पास, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसका बराह रास्त ताल्लुक़ भी है। आप एक बात सुन के हैरान होंगी कि ये स्टडी किया गया कि तकरीबन ये इटली मुल्क जो है दुनिया के तकरीबन निस्फ आर्ट ख़जानों का घर है। अच्छा। यानी पूरी दुनिया में जो आर्ट के ख़जाने हैं उसका, ये उनको एक तरफ कर लीजिए, इटली को एक तरफ कर लीजिए। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और कभी कभार ऐसा होता है कि देखिए, आर्ट आपके पास है, पुरानी सकाफतें आपके पास हैं, तो उनको फिर मेंटेन करना और उनकी हिफाजत करना भी जो है वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, जो वो लोग कर रहे हैं। इमरान साहब, इटली के बारे में 5 दिलचस्प हक़ाइक़ क्या है? देखिए, वैसे तो बहुत सारे हैं इटली के बारे में। अगर आप जानना चाहेंगी, मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि हमारे प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कम होता है, उसमें हमारी कोशिश होती है कि समंदर को कूजे में हम डाल दें, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने तौर पे उसको स्टडी करें, अपने तौर पे जानकारी लें। और बड़ी अच्छी बात मुझे जो लगी, जो लोगों का फीडबैक आया है कि आप जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में बता रहे हैं, आप हैरान होंगी कि एक मुझे मैसेज ये आया था कि मैं 2-3 दफ़ा दुबई जा चुका हूँ, लेकिन आपने अपने प्रोग्राम में जो जगहें बताई वो मैंने नहीं देखी थी। अच्छा। अब जो मैं जाऊँगा तो वहाँ पे मैं विज़िट करके आऊँगा। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। तो अब 5 हक़ाइक़ जैसे आप बात कर रही हैं, तो उसमें बहुत सारे 5 मैं आपको बताता हूँ। यानी देखिए, उसके जोग्राफियाई हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं जी, तो इटली जो है वो 3 फ़ाल आतिशफ़िशा पहाड़ों का घर है। अच्छा। इमरान साहब, ये आतिशफ़िशा क्या है? अच्छा, वैसे आतिशफ़िशा वोल्केनो जो जिसको इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन उर्दू में आतिशफ़िशा है। ये पहाड़
हैं बड़े बड़े देव हैकल पहाड़, जिसके अंदर लावा पकड़ा होता है। जैसे आपके देखेंगी देगची में खाना बन रहा होता है ना, जी जी, तो पकड़ा होता है। इसी तरह से ये कुदरती ऐसे ज़खाइन है जिसके अंदर लावा पकड़ा होता है, और फिर वो आर्टिफिशियल पहाड़ जो है वो फटता है और वो लावा निकलता है। तो टीवी में भी आपने देखा होगा, सुना भी होगा, तो वो है। प्लस इटली जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला 5वां मुल्क है। अच्छा जी, ये आप बड़ी बात है। आप देखिए कि इसमें जो नंबरिंग की हुई है उसके अंदर 5वां मुल्क है। इसका मतलब है कि इतने टूरिस्ट इटली जाते हैं। जहाँ पे टूरिस्ट आएंगे जी, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। ये आप देखिए, टूरिस्ट आ रहे हैं, आतिशफिशा है, पुराना ये समझिए कि कदीम असरात, प्लस 1500 जो हैं वो से ज़्यादा झीलें। सुभान अल्लाह, आप ज़रा तसव्वुर कीजिएगा। आई एम श्योर कि जब आप भी ये प्रोग्राम देखेंगी तो आपका भी बड़ा दिल चाहेगा इटली जाने का। 1500 से ज़्यादा झीलें इटली में हैं। अच्छा जी, और इटली का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है माउंट ब्लैंक पहाड़ है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये 5 चीज़ें हैं जो मैंने गिनती की आपको बताई हैं, वरना इसके अलावा अनगिनत बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो देखने के काबिल हैं इटली में। इमरान साहब, जैसे कि आपने पिज़्ज़े के बारे में बताया, वहाँ पे और कौन सी प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं? देखिए, प्रोडक्ट्स इटली में काफ़ी सारी हैं जिसकी हम बात करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम अनाज की बात करते हैं तो उसमें सोयाबीन हो गया, उसके अलावा फिर गोश्त है, और दूध की मसनूआत हैं। ये मसनूआत हैं, ये बनाते हैं और फिर ये एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है ना। और जबकि अगर आप हम इटली के जुनूब में जाएं तो वहाँ पे फल बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में होते हैं। सब्जियां हैं, जैतून का तेल है, और गंदम है, जिसमें ये कह लीजिए कि इटली को महारत हासिल है। अच्छा, एक बात और इसमें मैं बताऊंगा कि इटली की 2 अहम बरामदात जो हैं वो सेहत से मुतालिक मशीनरी है, जो कि तकरीबन 18% है, और धातें हैं, धाती मसनूआत हैं जो कि वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो तकरीबन 13% है। अच्छा, और इसके अलावा यानी आप ये देखिएगा कि ये चीज़ें तो हुई जो मैंने अभी आपको बताई। इसके अलावा लिबास और जूते, मोटर गाड़ियाँ, बशमूल लग्जरी गाड़ियाँ। अच्छा, यहाँ पे हम किसी प्रोडक्ट का, ख़ास प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहे, किसी गाड़ी का हम नाम नहीं ले रहे, क्योंकि हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से जानबूझ के हम वो नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो हैं इटली से बरामद होती हैं। मोटरसाइकिल्स हैं, सबसे बड़ी चीज़ स्कूटर का आलमी शोहरत याफ्ता सप्लायर है अच्छा, इटली जी। और दवा साजी है, उसके अलावा दीगर केमिकल्स हैं। यानी वहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सपोर्ट कर रही हैं और ओवर द वर्ल्ड और सप्लाई की जा रही है। इमरान साहब, मुझे ये बताइए, इटली में किन मुलाजमतों की मांग है? अच्छा, देखिए, इटली, सिर्फ इटली नहीं, मैं दुनिया भर की एक जनरल बात करूँगा तो उसमें इटली भी शामिल हो जाएगा कि कुछ ऐसी हमारी ये समझिए कि कुछ ऐसी हमारी फील्ड्स हैं, कुछ ऐसे हमारे शोबे हैं जिनकी डिमांड जो है वो पूरी दुनिया में है। जी, जिसके अंदर इंजीनियरिंग हो गया, जिसके अंदर मार्केटिंग हो गया, आईटी मैनेजमेंट। एक ज़माने में आईटी के बारे में लोग नहीं जानते थे कि आईटी क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड ही के बारे में बात होती थी। अब वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये 3 शोबे जो मैंने आपको बताए, इसकी डिमांड इटली में बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा दुनिया भर में इटली समेत हुनरमंद अफराद। अच्छा, बहुत से लोगों को ये होता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो बाहर जाना उनके लिए थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई मुश्किल होगा, सर्वाइवल प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में हुनरमंद अफराद जो हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, कभी भी ये डिमांड ख़त्म नहीं होती। उसके अलावा बहुत सी ग़िज़ाई मसनूआत का कह लीजिए जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, और लकड़ी के काम और बुनाई, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो नाज़रीन से मैं कहूँगा कि आप
जाने से पहले जो है आप अपनी इंडस्ट्री देखिए किस इंडस्ट्री में है और उसमें फिर सर्च कीजिए। वो लोग जो कि जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, अभी जो आपने सवाल किया ना, तो इसके हिसाब से ये वो लोग हैं जो कि इटली जाके काम करना चाह रहे हैं। इमरान साहब, लोग तालीम के लिए इटली का इंतखाब क्यों करते हैं? असल में इटली बैनुल अक़वामी तलबा के लिए जो है वो एक सस्ती मंजिल है। अच्छा जी, इस जुमले का मतलब ये हुआ कि आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके कॉलेजेस जो हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, वहाँ पे फ़ीस कम है, लोगों के लिए आसानी रहती है, अकोमोडेशन के लिए, हॉस्टल के लिए आसानी रहती है। और या ये मैं कहूँ कि इटली यूरोप की सबसे सस्ते ममालिक में से एक है जहाँ पे बैरून मुल्क से जो स्टूडेंट्स हैं वो तालीम हासिल करते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, ट्यूशन फ़ीस के अलावा अकोमोडेशन भी यहाँ पे सस्ती है। अच्छा। थोड़ी आप ये बात देखिएगा कि वो कंट्री जहाँ पे कदीम असासे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं जी, और फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए गुंजाइश है, सस्ते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और लोग फिर वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कि मैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि वो लोग जो बाहर पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए स्टडी पोर्टल्स है, तो उस पोर्टल्स पे आप जाइए और वहाँ पे जाके आप सर्च कीजिए तो आपको वहाँ की फर्दर डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन ये ज़रूर कीजिएगा कि उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवा लीजिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आया वो एक कमरे की यूनिवर्सिटी बनी हुई है या फिर वो रियल यूनिवर्सिटी है। इटली के स्टूडेंट वीज़े के लिए कितना बैंक बैलेंस दरकार है? अच्छा, इसमें हम जब बात कर रहे हैं कितना बैंक बैलेंस दरकार है, तो यानी उसका इंदराज या इनरोलमेंट की हम बात करते हैं। जी जी। तो अच्छा, एक चीज़ और भी है कि आप जब इटली में जा रहे हैं, आपके पास आया वहाँ पे रिहाइश मौजूद है या नहीं है। देखिए होता क्या है, आप जब कहीं जाते हैं एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो आपको अकोमोडेशन, एयर टिकट आपने ले लिया, अकोमोडेशन आपको चाहिए होगी, कन्वेंस आपको चाहिए होगा, ये एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने के लिए आपको लाजमी पैसा दरकार है। तो इन सारी चीज़ों का बजट बना के जब बंदा चलता है तो तकरीबन ये समझिए कि कम से कम आपके पास जो है वो 450 यूरो होना चाहिए माहाना, या साल की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 5,500 से 6,000 यूरो आपके पास होना चाहिए। तो इमरान साहब, आप मुझे अब ये बताएं, इटली किस खाने के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है? आप यकीन जानिएगा, ये आपके चेहरे पे और आंखों में जो चमक आई ना और हंसी आई, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप खाने के बारे में आप बात कर रही हैं। और मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि आप पिज़्ज़ा के बारे में आएँ और ये सवाल करें मुझसे। जैसे मैंने आपको बताया कि पिज़्ज़ा जो है वो ईजाद ही वहीं की है और हर घर में वो खाया जाता है। बिल्कुल। बल्कि हर घर में क्या, आप ये देखिए कि अगर बर्थडे पार्टी हो तो वो मौजूद है, वैसी गैदरिंग हो तो वो मौजूद है। इतना ज़्यादा लोग एडिक्ट हो गए, पहले बर्गर्स के लिए एडिक्ट थे, बिल्कुल, अब पिज़्ज़े के लिए। जी, मेरे बच्चे हैं वो उनको सारे साल आप यही खिलाते रहें, वो खाते रहेंगे। एक बात और, इटली में पिज़्ज़ा बनाना जो है वो एक आर्ट है। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि आपने बनाया पिज़्ज़ा और बस खिलाना शुरू कर दिया। ये एक आर्ट है, जिस तरीके से ये बनता है, जिस तरह से ये बनता है, ये एक आर्ट है, जिस तरीके से ये बनता है, जिस तरह से ये बनता है, वो प्योर इटालियन तरीका है। अच्छा। हाँ, ये एक है कि जिद्दत पसंदी कि भाई आपने जो है उसके अंदर कुछ और ऐसी चीज़ एडिशनल मिक्स कर दी और एक नई चीज़ निकाल ली, तो होगा तो वो पिज़्ज़ा ही जैसी चीज़, लेकिन वो असल समझें उसका एसेंस ही ख़त्म हो गया जो जिस तरह का बनना चाहिए था। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पिज़्ज़ा की बात होगी, फिर पास्ता भी वहाँ से निकला। ये वो खाने हैं जो कि कम वक्त में तैयार हो जाते हैं और जो हमारे टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनकी ये ग़िज़ा है, वो खाते हैं। वैसे तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि इन चीज़ों में इतनी ताकत नहीं होती जी, तो वो फल फ्रूट्स हैं या ताज़ा चीज़ें हैं वो खाई जाएं जो कि जिस्म को लगें। बिल्कुल।
अच्छा, आपने नाम सुना होगा जिलाटो। जिलाटो। जी, बड़ी मशहूर आइसक्रीम है। अच्छा। आइसक्रीम के लिए भी इटली जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और एक नए तर्ज की नए अंदाज की आइसक्रीम मार्केट में लाए हैं। खैर हमारे यहाँ भी डिफरेंट नाम से जिलेटो जो है वो मार्केट में है। जी, ये उसके अलावा खाने की जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर कॉफ़ी बहुत मशहूर है। आपको पता है इटालियन कॉफ़ी, उसमें भी मुख्तलिफ़ अक़साम की कॉफ़ी होती हैं। फिर ये है कि समंदरी ग़िज़ा, सी फूड काफ़ी वहाँ का मशहूर है और बरामद भी किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी खाने की चीज़ें हैं, जैसे रिसोटो है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, लोग खाते हैं। और सबसे बड़ी ऑन टॉप ऑफ ऑल दीज जो अभी मैंने आपसे जिक्र किया, पास्ता है और पिज़्ज़ा है। इमरान साहब, वहाँ पे बिरयानी, कोरमा नहारी ये सब नहीं खाया जाता? देखिए, हाँ बिल्कुल खाया जाता है, लेकिन वो उनका अपना खाना नहीं है। जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है या वो लोग जो कि बिरयानी खाते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, तो वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं और बिल्कुल बिरयानी भी खाते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊँ, एक मेरे इटालियन दोस्त थे जो बड़े शौक़ से कोरमा खाते थे। अच्छा जी, स्पाइसी होता है। अब ये लोग भी स्पाइसी खाते हैं, आपने देखा होगा डिफरेंट सॉसेस बनते हैं जी। अच्छा, पास्ता पिज़्ज़ा दोनों के साथ सॉस इस्तेमाल होते हैं और अलग अलग किस्म के। तो इटली को आप ये भी कह सकती हैं कि इन चीज़ों के अलावा वो सॉसेस जो है उसमें भी महारत रखते हैं और डिफरेंट सॉसेस जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अच्छा इमरान साहब, इटली में बुनियादी सकावत क्या है? जी, तो अभी ये जो आपने सवाल किया है, बड़ा अच्छा सवाल किया है। सकाफ़त की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने इससे पहले जिक्र किया कि आर्ट, मौसीकी और खाने से वाबस्ता है। खाने का मैंने अभी आपको बताया। मौसीकी जो है, इटालियन म्यूज़िक काफ़ी मशहूर है। उसके अलावा आर्ट, अच्छा आर्ट की जब हम बात करते हैं तो आर्ट से मुराद सिर्फ ये नहीं कि हम फ़ाइन आर्ट की बात कर रहे हैं, हम आर्ट से मुराद उन जगहों की भी बात कर रहे हैं, उन इमारत की भी बात कर रहे हैं जो रोमन ज़माने में बनी थी और जितनी खूबसूरत बनी थी। तो अभी नाज़रीन देख रहे होंगे तस्वीरें, और यकीन जानिएगा कि जब आप भी देखेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा और आपका भी दिल चाहेगा कि भाई आप जाएं। वैसे तो इंशाल्लाह ताला हमारा इरादा यही था कि कुछ इस तरह का प्रोग्राम करें कि हम वहाँ पे जाएं और जाके करें। इंशाल्लाह फ्यूचर में डेफिनेटली हम इस तरह का कोई सिलसिला निकालेंगे कि अगर इंटरनेशनली नहीं तो लोकली मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके आप प्रोग्राम करें। अच्छा, एक बात जो जानने की अभी बात है, तो उसमें बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो पेंडेमिक सिलसिला अभी चल रहा है वबा का, मुझे नहीं अंदाज़ा है कि आया कि कहाँ पे ये अलाउ है जाना अभी या नहीं, लेकिन मैं अपने नाज़रीन से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं अपनी फैमिली के लिए। आप अपना ख्याल रखिए, आपकी फैमिली इस वबा से दूर रहेगी। नॉर्मली लोग, मैं अपने हर प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा था, इसमें भी यही कहूँगा और बाकायदा ताकीद करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। बहुत से लोगों का ये होता है कि नहीं कुछ नहीं होता, बहुत कुछ हो जाता है ज़रा सी गफलत से। आप ही अपने घर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये बीमारी लेकर आएंगे और कोई नहीं लाएगा। तो आप ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए। अच्छा, हमारा भी नाज़रीन को हम बताते चलें कि हमारे स्टूडियो में भी बहुत कम अफराद होते हैं जो, जैसे रिकॉर्डिंग चल रही है या मैं हूँ और दुनिया है, वरना हमारी कोशिश भी ये होती है कि जितनी कम से कम प्रोफाइल रखी जाए उतना ज़्यादा बेहतर है, एहतियात है। और ये कि हम सैनिटाइज़ ज़रूर कीजिए, हाथ ज़रूर धोइए, बार बार हाथ धोइए। जी, तो अभी जो आपने सवाल किया था उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम इटली की बात करते हैं तो हर एक के जहन में जो है वो रोमन एम्पायर्स आते हैं, जिस पर आपने सैकड़ों फिल्में देखी होंगी। इंग्लिश फिल्में जितनी भी हैं रोमन एम्पायर्स पे बनी हैं और इसकी एक तारीख़ है। तो कभी फुर्सत हो तो लाजमी आप भी पढ़िएगा, बड़ी ज़बरदस्त तारीख़ है रोमन एम्पायर की। और रोमन कैथोलिक चर्च बड़ा मशहूर है।
यानी सदियों से ये मौजूद है। हम बात कुछ सालों की नहीं कर रहे हैं, हम बात जो है सदियों की कर रहे हैं कि ये हम सदियों पुरानी बात। अच्छा, इटली में महाना रहने का कितना खर्च आता है? देखिए, एक एवरेज की वैसे महाना खर्च की अगर आप बात करें तो ये मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ठीक है ना। जितने आपकी जेब इजाज़त देती है आप उसको खर्च कीजिए। अब आप इटली जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं और आप सॉरी आप इटली जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं और आप कपल हैं, तो आपके अखराजात डिफरेंट होंगे। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चे हैं ज़्यादा, तो अखराजात डिफरेंट होंगे। और विथ ऑल रिस्पेक्ट, जब ख़वातीन शॉपिंग मॉल्स में जाती हैं तो फिर शॉपिंग होती है और ज़बरदस्त शॉपिंग होती है। बिल्कुल। तो ये तो फिर डिपेंड करता है कि आपके बजट पे, हमेशा बजट बना के जाना चाहिए। वैसे एक एवरेज मैं आपको बताऊं कि अगर 4 अफराद पे मुश्तमिल लोग इटली जाते हैं तो माहाना अखराजात तकरीबन आपके बनते हैं अराउंड 3,000 US डॉलर कह लें, या फिर यूरो की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 2600 से लेकर 2700 यूरो तक। ये मैं आपको बता रहा हूँ बगैर किराए के, इसमें किराया शामिल नहीं है। अच्छा जी, वो फिर अलग एक्सपेंस होगा। और अगर एक आदमी की आप बात कर रहे हैं, एक फ़र्द का तखमीना, तो वो माहाना अखराजात तकरीबन समझें कि 850 US डॉलर। अच्छा। या फिर अगर आप बात करती हैं यूरो की तो तकरीबन 750 यूरो अच्छा पर मंथ। लेकिन ये भी बगैर किराए के, किराया इसमें ऐड कर लें तो अच्छा। अब किराए का ये है कि देखिए, अकोमोडेशन का आपको पता है कि इतने दिन के लिए हम गए और इतना पे करना है जी। किराए का जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है कि भाई ठीक है, आप अगर 10 जगह आपने जाना है तो आप 10 की जगह 8 जा रहे हैं, या 5 जगह जा रहे हैं, 6 जा रहे हैं, तो वो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इटली में रहने की अगर लागत की हम बात करते हैं तो औसतन जो है वो तकरीबन दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में 6% जो है वो कम है सिर्फ। और इटली में किराया जो है वो कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ तकरीबन 50% कह लीजिए कम है। अच्छा, ये अगेन डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाके रह रहे हैं। जी। अब जैसे आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान आते हैं, कराची में आते हैं। अब कराची में अगर आप डिफेंस में रह रहे हैं तो आपके अखराजात ज़्यादा होंगे। जी बिल्कुल। आप किसी दूसरी साइड पे रह रहे हैं जहाँ पे रेंट कम है तो अखराजात भी कम होंगे। जी। फिर अगेन डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं, कितने अफराद हैं और क्या शॉपिंग हो रही है। जी इमरान साहब, जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसको अगर समराइज करते हैं तो इटली जो है यूरोपियन कंट्री है और इटली में की जो करेंसी है वो यूरो है। और यूरो जो है वो तकरीबन 200 रुपये कन्वर्जन रेट है, यानी 1 यूरो 200 रुपये के बराबर है। और इटालियन लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो तो हर जगह बोली जाती है, समझी जाती है। लेकिन वहाँ की जो सरकारी ज़ुबान है, जो मादरी ज़ुबान है, वो इटालियन लैंग्वेज है। और हमने फिर ये बात की थी कि वहाँ की क्या ऐसी चीज़ मशहूर है इटली की, तो अभी फिर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। वो था पिज़्ज़ा और पास्ता, जो कि बच्चों बड़ों सब में बहुत ज़्यादा मकबूल है और उसको खाया जाता है। फिर हमने बात की थी कि इटली का जो दारुल हुकूमत है वो क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि रोम जो है वो इटली का दारुल हुकूमत है। और रोम अपने क्यों मशहूर है, उसकी सबसे बड़ी वजह कि ये एक कदीम शहर है। जी। इटली एक कदीम मुल्क है, एक कदीम शहर है और जो सदियों से चलता आ रहा है। आपने सुना होगा रोमन एम्पायर्स के बारे में, उनकी कहानियाँ, उनकी फतूहात, कि वो किस तरह से पूरी दुनिया पे छा गए थे। तो वो सारा वो स्टार्ट ही यहाँ से इटली से हुआ था। तो वो सारी कहानियाँ आप सुनती भी होंगी, देखती भी होंगी, इटली से स्टार्ट हुआ। फिर जी फ़न तामीर के बारे में जब फिर हमने बात की कि किस तरह से वो इमारत बनी हुई हैं और मेन अट्रैक्शन है वो टूरिस्ट के लिए जो इटली जाते हैं। और फिर हमने बात की कि भाई फ़न तामीर की बात की, फ़ैशन की बात की, फ़ैशन में भी इटली पीछे नहीं है। और उसके अलावा डिज़ाइन में, अदब में और फिर फिल्म डायरेक्शन में बहुत
ज़बरदस्त और आगे हैं। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इटली को 1861 में, ये बात मैं मिस कर गया था, मैं बताना चाहूँगा कि 1861 में एक वाहिद मुल्क तस्वुर किया गया, वरना ये मुख्तलिफ रियासतें थीं, तो उनको जमा करके जो है वो एक वाहिद मुल्क 1861 में तस्लीम किया गया। और फिर आपने मुझसे एक सवाल ये किया था कि इटली बेहतरीन मुल्क क्यों है। जी बिल्कुल। बेहतरीन से मुराद ये कि यूरोपियन कंट्रीज़ में क्यों इटली जाया जाए, तो उसके लिए तकरीबन दुनिया के ये समझिए कि निस्फ 8 ख़जाने जो हैं वो इटली में हैं जी। तो बहुत से लोग हैं जो कि इंटरनेट पे देखते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम उस जगह पे, हमने नेट पे देख लिया, नेट पे घूम लिया। मैं उन लोगों को यही इनकरेज करूँगा कि नहीं, अगर आप इस्तेदाद रखते हैं तो लाजमी आप जाइए, घूम फिर के आइए, लेकिन फिर वही बात कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। फिर आपने मुझसे ये पूछा था कि वो क्या हक़ाइक़ हैं, चंद हक़ाइक़ अगर आप 5 हक़ाइक़ बताएं इटली के बारे में, जिसमें मैंने आपको आतिशफ़िशां पहाड़ का बताया था कि 3 फ़ाल आतिशफ़िशां पहाड़ हैं, और वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, और इटली दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला 5वां मुल्क है, 5वें नंबर पे आता है। थैंक यू सो मच इमरान साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।